हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सगा। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15th ग्रुप ख़त्म हो चुका है। 16th ग्रुप का एक लेक्चर आ चुका है जहां पे हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी 16th ग्रुप की। आज बारी है 16th ग्रुप के कंपाउंड्स को कंटिन्यू किया जाए। फिर से वही बात बताएंगे आपको। हो सकता है आपने इसी लेक्चर से स्टार्टिंग की हो तो आपको बता दें, प्लेलिस्ट बनी हुई है GIC/P ब्लॉक करके। पी ब्लॉक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो सब आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GIC में पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको पी ब्लॉक की जो ग्रुप स्टडी है वो समझ में नहीं आ पाएगी। तो प्लीज़ इसी प्लेलिस्ट पी ब्लॉक/GIC में जाइए। पहले आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआत के जो 7-8 लेक्चर्स हैं उनको देखिए, उसके बाद आप ग्रुप स्टडी को कंटिन्यू करिए। मैं कंटिन्यू करता हूं 16th ग्रुप को, और 16th ग्रुप में आज ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की बारी है। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में देखो बेटा, यहाँ समझने वाला कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बस इतना है कि जो एक सेलेक्टिव मैटर है कि कम से कम कितना कंटेंट आपको दे दिया जाए जिससे आपका काम चल जाए। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये चीज़ मेन है यहाँ पर। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और समझने वाला पार्ट था वो आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड हम लेंगे वो ऑक्सीजन गैस यानी O2, जिसको हम लोग डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसको बनाने के कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब हेडिंग पड़ी हुई है डाई ऑक्सीजन या O2। सबसे पहले हमने बात की है MOP, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरा का पूरा NCERT सिंक्रोनाइज्ड है, इससे ऊपर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए देखो, अगर लैब में आप बनाना चाहते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो लैब में बनाने के लिए कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनमें हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है। जैसे क्लोरेट होता है ClO3-, ये एनाइन होता है। कैटाइन भी जब इसके साथ आएगा, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब बन जाएंगे, क्लोरेट्स हैं। इसके अलावा परमैग्नेट होता है MnO4 नेगेटिव आयन, ये परमैग्नेट आयन होता है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या हो जाएगा, KMnO4। तो क्लोरेट हैं, परमैग्नेट हैं, इन सबको अगर हाई कंटेनिंग सॉल्ट्स को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये डिकम्पोज होते हैं, सॉल्ट प्लस O2 बनेगी, और जो सॉल्ट बनेगा वहां पर ऑक्सीजन या तो नहीं होगी या फिर ऑक्सीजन कम होगी, लेस होगी। जैसे कि आप देखिएगा, पहली रिएक्शन हमने यहां पर लिखी हुई है KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको हीट करते हैं, साथ में यहां पर कैटेलिस्ट लिया जाता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2, तो KCl + 3O2, ये सॉल्ट बना है, विदाउट ऑक्सीजन सॉल्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने आपको दिखाई है KMnO4, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, आप पूरा लिखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इसे हम हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर हम KClO3 को हीट करते हैं तो KCl बनता है, और अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो KMnO4 हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, तो बनेगा K2MnO4। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी। तो 2KMnO4 से K2MnO4 बनता है, MnO2 बनता है, तो थोड़े कम ऑक्सीजन वाले सॉल्ट्स बने और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनी। दूसरा मेथड जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स काफ़ी नीचे होते हैं, जैसे कि सिल्वर है, मरकरी है, इंक्लूडिंग कॉपर ऑल्सो, कॉपर के भी अगर आप कार्बोनेट्स वगैरह को हीट करेंगे तो भी वहां पर ये रिएक्शन होती है। तो खासकर जो ज़्यादा नीचे हैं जैसे कि सिल्वर और मरकरी हैं, सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी नीचे हैं,
मतलब सिल्वर, मरकरी, इनके ऑक्साइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप हीट करोगे तो ये मेटल और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसे मरकरी का ऑक्साइड है, ये हमने यहां लिखा है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन द ECS, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो 2HgO हीट किया, HgO2। ऐसे ही सिल्वर का ऑक्साइड है Ag2O, हीट किया 4Ag प्लस O2। अच्छा, कुछ और भी सॉल्ट्स हैं, कुछ और भी सॉल्ट्स नहीं, ऑक्साइड्स हैं, भले ही वो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, लेकिन हाई ऑक्सीजन ऑक्साइड होते हैं। तो उनको अगर हीट करोगे, यहां लिखा है ऑल्सो हायर ऑक्साइड्स ऑफ फ्यू मेटल्स, Pb3O4 है, अगर हीट करोगे तो PbO और O2 बनता है। ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो केवल ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये लेबोरेटरी मेथड होता है और ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर भी क्वेश्चन आने वाला पार्ट होगा मैं आपको टिक करवाऊंगा। जैसे ये वाला पार्ट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाला पार्ट है। फिर सेकंड मेथड यहां लिखा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। देखिए यहां पर रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिएगा H2O2 स्टेबल नहीं होती है, H2O2 डिकम्पोज हो जाती है H2O प्लस O2 में। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर 2H2O प्लस O2 बनेगा। अच्छा, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टेबल नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाएगी H2O और O2 में, यानी ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अच्छा, इसके डिकम्पोजिशन को कुछ सब्सटेंसेस नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन को कम करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इसके डिकम्पोजिशन को बढ़ाते हैं। तो बेटा कई जगह ये भी पढ़ते हैं कि भाई H2O2 को स्टोर करें, तो क्या करें फिर वहां पर, मतलब डिकम्पोजिशन को रोकना होता है। तो हम वहां पर स्टोरेज के बारे में बात करते हैं कि डार्क कलर की बॉटल्स में भरना चाहिए, अप टू ब्रिम भरना चाहिए, मेटल के सॉल्ट्स वगैरह मेटल्स नहीं पहुंचने चाहिए, प्लास्टिक बॉटल्स में भरने चाहिए, और इनको जो स्टेबलाइज करने वाले सब्सटेंसेस हैं, एस्ट्रानिलाइड वगैरह, अल्कोहल है, वो उन सबको ऐड करना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो हमें डिकम्पोज कराना है। तो डिकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है? मेटल्स जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, और MnO2 की प्रेजेंस में भी H2O2 का डिकम्पोजिशन प्रमोट होता है। तो आप लिखेंगे बाई डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, आप ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर बताएंगे डिकम्पोजिशन इज प्रमोटेड बाई मेटल्स एंड MnO2, यहां पर लिखा हुआ है, तो वो आप लिख देंगे। तो ये नेक्स्ट मेथड हो गया। हाँ, फोर्थ मेथड, अगर आपको ऑक्सीजन गैस को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, मतलब ऑक्सीजन गैस को आप कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो फिर या तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करिए। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में, वहाँ पे आपको बताया होगा कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया जा सकता क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जिस वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वो या तो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कॉमर्शियली बनाने के लिए हम एयर से भी इसको निकालते हैं। एयर से भी इसको कैसे निकाल सकते हैं? आपको नाइट्रोजन गैस जब पढ़ाई थी तो बताया था, बाय लिक्विफिकेशन एंड फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। तो क्या करते हैं, टेम्परेचर हम लगभग ले जाते हैं, जैसे कि जो नाइट्रोजन गैस थी वो मेरे ख्याल से 77 आई थिंक यही टेम्परेचर था जिसपे वो लिक्विफाई होती थी। तो हालांकि ऑक्सीजन गैस 90 पे ही लिक्विफाई हो जाती है, 90 केल्विन पे ही। तो आप टेम्परेचर मान लीजिए 70 के करीब ले गए, 77 से नीचे ले गए, 76 या ऐसे कुछ ले गए, तो क्या हुआ होगा, एयर पूरी तरीके से लिक्विफाई हो चुकी होगी। अब आपने उसका डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन का मतलब आपने उसको हीटिंग शुरू की उसकी। जब आप उसकी हीटिंग शुरू करोगे तो जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बताया ना आपको, 77 या 67 ऐसे कुछ होता है, 77 होता है शायद। तो वो 77 पे क्या करेगी, डिस्टिल हो जाएगी, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अलग हो गई। और उसके बाद 90 केल्विन के बाद क्या होगा, 90 केल्विन पे O2 गैस क्या करेगी, वो डिस्टिल हो जाएगी और आप उस O2 को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो कॉमर्शियली लिखा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियली या कॉमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और बाय लिक्विफेक्शन ऑफ एयर।
फिर यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा कुछ पढ़ने को होता नहीं है ऑक्सीजन गैस में। प्रॉपर्टीज में देखो यहां पर लिखा हुआ है कलरलेस ऑडरलेस गैस होती है, पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी, ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है ये 3.08 ml इन 100 ml वाटर एट 293 केल्विन होती है। अच्छा, ये जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन गैस पानी में जो घुल जाती है, यही ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए चाहिए होती है, और एक्वेटिक लाइफ के लिए इतनी ऑक्सीजन सफिशिएंट है, इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पैरामैग्नेटिक होती है। बेटा जी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगी। तो इसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो आपको 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाया जाता है। वहां पर आपको बताया जाता है इसका, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो बताओ चाहो तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं। जगह उतनी ज्यादा नहीं है तो 2 लाइन में आएगा। देखो बेटा आप इस तरीके से दिखा सकते हो, अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। O2 में फिर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स कितने बने, इलेक्ट्रॉन्स बने 16। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2 ये बॉन्डिंग है, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग में है, सिग्मा 2s2 ये एंटी बॉन्डिंग है, एस्ट्रिक से दिखाते हैं। फिर आएगा सिग्मा 2pz ये बॉन्डिंग में, z ऊपर पहुंच गया, z नीचे होगा, ये होगा 2। सिग्मा 2pz में 2 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 2 6, 2 8 और 2 10। अब ध्यान दीजिएगा ये आएगा यहां पर पाई 2px और इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2p बाई के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए। अब फिर आता है पाई 2px, फिर एनर्जी बराबर होती है पाई 2p बाई, इनको ब्रैकेट में ले लिया, यहां कॉमा लगा दिया। ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं यानी एस्ट्रिक लगता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपको अगर बताना पड़े तो आप ये कहोगे, या तो आप केवल लिख दो काम चल जाएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, कहां पर, इन पाई O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे, इन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, 1 in pi 2px एंटी बॉन्डिंग एंड अदर in pi 2py एंटी बॉन्डिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ये यहां पर आप इस चीज को मेंशन करिएगा, इसलिए O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहीं पे जब बात चली है तो आपको बता दें सल्फर वैसे तो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज में जो सल्फर होता है वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो होता है सल्फर वो पैरामैग्नेटिक होता है, सल्फर पैरामैग्नेटिक होता है वहां पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इन वेपर फेज सल्फर इज पैरामैग्नेटिक व्हाई, तो वहां पे आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाएगा इन वेपर फेज सल्फर इज पैरामैग्नेटिक व्हाई, तो आपको आंसर देना होगा इन वेपर फेज सल्फर एग्जिस्ट्स एज S2, ऐसे दिखाओगे S2, और फिर आप कहोगे लाइक O2 S2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक, और ब्रैकेट में आप चाहें लिख दें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा जी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिर ये हमने CPP का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज था, शॉर्ट में लिखा। फिर यहां पर है CP मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन का खुद का कंबशन नहीं होता है, लेकिन जिसका भी कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो लिखा है नॉन कंबस्टिबल बट सपोर्ट्स कंबशन। 1 मिनट।
तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉन कंबस्टिबल है लेकिन सपोर्ट करती है कंबस्शन को। आपने जहां भी कंबस्शन कराया होगा O2 की प्रेजेंस में कराया होगा। फिर ये लिखा हुआ है इट रिएक्ट्स विद लगभग सभी मेटल्स से, कुछ को छोड़ के गोल्ड, प्लैटिनम और नॉन मेटल्स से भी। नॉन मेटल्स में भी एकाध इनर्ट गैसेस हैं, उनसे रिएक्शन नहीं करती है, बाकी सबसे रिएक्शन करती है। इसकी इतनी रिएक्शंस हैं जो लिखी नहीं जा सकती। कुछ रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हैं और समझाने लायक कुछ इनमें है नहीं ज़्यादा। हाँ, जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस बनने वाली। इसके अलावा ये SO2 से SO3, ये H2SO4 को जब हम कॉमर्शियली बनाते हैं तो वहां पर इस रिएक्शन का यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कोई भी इनमें से रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाद में फिर यहां पर यूजेस लिखे हुए हैं, यूजेस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, वहां पे हाइड्रोजन का कंबस्शन होगा, हीट जो ल्यूमिनस प्रोड्यूस होगी वो टॉर्च की तरह काम करती है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, स्टील वगैरह बनाने में, और आपने मेटलर्जी अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो वहां पे रोस्टिंग नाम की प्रोसेस होती है, रोस्टिंग में इसका यूज होता है। बहुत जगह इसका यूज होता है, मेटलर्जी में तमाम प्रोसेस में यूज होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपने सुना ही होगा, जो गोताखोर होते हैं, मतलब जो पानी के सी डाइवर्स बोलते हैं जिन्हें अंग्रेजी में, जो सी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। रॉकेट फ्यूल्स में इसका यूज होता है। रॉकेट फ्यूल का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कुछ हाइड्राजीन होती है और उसको लिक्विड ऑक्सीजन में लेते हैं, तो जब ये रिएक्ट करती हैं, जब इसका हाइड्राजीन का कंबशन होता है तो बहुत ही अच्छा थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट को ऊपर उठने में हेल्प करता है। तो ये बेटा ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई, मतलब O2 में आपको इतना पढ़ना है, होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। बेटा इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो टॉपिक होता है, ऑक्साइड्स में क्या है, ऑक्साइड्स का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। अब ऑक्साइड्स के क्लासिफिकेशन में है क्या क्या, आपको पूरा का पूरा लेक्चर हुबहू आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर ये होगा, GIC में आपको मिलेगा, हमने वहां पर आपको पढ़ाया है। तो चाहे तो आप कहेंगे या तो वो लेक्चर हम यहां पे ऐड कर दें, फिर से दोबारा ऐड करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो एक टॉपिक है ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स का हमने वहां पर 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन कंटेंट के बेसिस पे सब ऑक्साइड, दूसरे नॉर्मल ऑक्साइड, तीसरे पॉलीऑक्साइड। पॉलीऑक्साइड के अंदर फिर से 3 पढ़े थे, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनॉइड। ये तो क्लासिफिकेशन हुआ करता था। दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ये 4 टाइप के पढ़े थे। किसके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, किसके एसिडिक होंगे, कब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये सब हम लोगों ने वहां पर पढ़ रखा है। तो और तीसरा क्लासिफिकेशन था, 2 पार्ट में बांटते थे, एक सिंपल ऑक्साइड्स और एक मिक्स्ड ऑक्साइड्स। वहां पर जैसे कोई अगर एक ही ऑक्साइड होता था, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको सिंपल कहते थे। और जैसे Fe3O4 है, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्साइड्स FeO एंड Fe2O3, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग बोलते थे मिक्स्ड ऑक्साइड। तो बेटा ये एक टॉपिक ऑक्साइड, जो कि पूरा का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हेडिंग आती है, अगर हम कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक यही होता है O2, और जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है ऑक्साइड्स का, तो वो टॉपिक यहां पर आएगा। उसका लेक्चर हम यहां पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप इस लेक्चर को देखें, उसके बाद आप पूरा लेक्चर ऑक्साइड्स खत्म करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं, जो बनाऊंगा, वो ओजोन के बारे में होगा। ओजोन की पूरी प्रॉपर्टीज बनाएंगे। अब चूंकि है ही क्या है, पी ब्लॉक है, इसमें याद करने वाला बहुत है,
तो मेरा प्रयास ये है कि हम इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर दें। अगर हम चाहें तो ओजोन को इस लेक्चर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका लेक्चर छोटा रहे थोड़ा, सो दैट आप बोर ना हो इसको लिखते लिखते। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होना चाहिए था वो ऑक्साइड्स होना चाहिए था, जो कि जीआईसी में है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ओजोन का होगा, वो हम बनाएंगे और आपको देंगे। तो इस लेक्चर को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ ज़्यादा पढ़ने को इसमें है नहीं, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, कोई ऐसा होता ही नहीं है जो भूले ना, हर कोई भूलता है, और एग्जाम टाइम पे आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हमने आपको बताई दी। एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और टिक कराया होगा छोटा मोटा, ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर ये पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर का भी पूछा जाता है, उसमें ये ऐड करवाया था। ये 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यूजेस को आप याद रखिएगा। तो बेटा जी अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।